हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? होप ऑल ऑफ यू आर वेल। बच्चों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सॉलिड स्टेट का सेकेंड लेक्चर, जो कि हमने फर्स्ट लेक्चर में कंप्लीट किया था। आप लोगों को याद होगा कि टाइप्स ऑफ सॉलिड्स तक हम लोग गए थे। सॉलिड्स के कुछ सॉलिड और एमॉर्फस में हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन किया था। अगर आप लोगों को वो लेक्चर थोड़ा भी मिस कर गए हो, ये नहीं समझ में आया सर, एक बार और थोड़ा रिपीट कर दीजिए। तो बच्चों, मैं आप लोगों को लेक्चर नंबर 1 का एक शॉर्टकट रिवीजन करते हुए लेक्चर नंबर 2 की तरफ बढ़ूंगा। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सॉलिड स्टेट लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको बताया था कि सॉलिड स्टेट किसको कहते हैं। जैसे आप लोगों को पता ही है कि सॉलिड स्टेट वो मैटर है जिसमें atoms and molecules are tightly held with each other, their volume, their shape, size are fixed, it cannot be compressed, they are rigid, और बहुत सारे प्रॉपर्टीज हम लोगों ने सॉलिड्स के बारे में पढ़ा था। सॉलिड्स को हम लोगों ने दो टाइप में कहा था। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉलिड, एमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन। दोनों के बीच में मैंने डिफरेंस भी आप लोगों को बताया था कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और एमॉर्फस में क्या क्या डिफरेंसेस है। इसमें जो है, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का अरेंजमेंट जो होता है वो एक ज्योमेट्रिकली वे में होता है, जिस कारण से वो क्रिस्टलाइन नेचर कहलाता है। और इसमें जो है अरेंजमेंट ज्योमेट्रिकली नहीं होता है। वो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है, अमॉर्फस शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है। इसमें जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं क्रिस्टलाइन में शार्प होते हैं, इसमें शार्प नहीं होते हैं। इसका जो ग्राफ होता है टाइम और टेम्परेचर का, वो कर्व होता है, इसका स्मूथ ग्राफ होता है। उसके बाद मैंने आपको बताया ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर है, ये शॉर्ट रेंज ऑर्डर है। इसी तरीके से मैंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए थे ये क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस के। अब आ जाइए टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन। टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइंस की बात अगर मैं करूं, ये भी मैंने आप लोगों को शायद पढ़ा दिया है, लेकिन फिर भी एक बार मैं रिवीजन करवा देता हूं आप लोगों को। टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, जो कि मैंने आप लोगों को बताया भी था, देयर आर टोटल 4 टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। कौन कौन से बच्चों? मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, दूसरा था आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, तीसरा था हमारा मेटालिक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, और चौथा था हमारा कोवेलेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो बच्चों, मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगा, मॉलिक्यूलर, आयनिक, मेटालिक या कोवेलेंट में आप लोग पूछ सकते हैं सर ऐसा सॉलिड का नाम क्यों दिया गया। तो ये उनके नाम उनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बेस पे दिया हुआ है कि अगर कोई भी जो हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है अगर मॉलिक्यूल से बने हुए हैं तो उनको मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कहेंगे। अगर आयनिक कंपाउंड से बने हुए हैं तो आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कहेंगे। मेटल से बने हुए हैं तो मेटालिक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कहेंगे। कोवेलेंट कंपाउंड से बने हैं तो कोवेलेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कहेंगे। बच्चों, मॉलिक्यूलर तो आप लोग जानते हैं कि जो या तो होमो होगा या हेटेरो होगा। तो मॉलिक्यूलर्स को इन लोगों ने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। नॉन पोलर मॉलिक्यूलर, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, दूसरा है हमारा पोलर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, और तीसरा है हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। बच्चों, आप लोगों को पता है कि पोलर, नॉन पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसको कहते हैं, फिर भी मैं एक बार आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि पोलर, नॉन पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है। पोलर आप लोग जानते हैं कि जिसमें एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और दूसरा जो है लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। जैसे एज फॉर एग्जांपल की मैं बात करूं, हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, अगर मान लीजिए 2 एटम है HCl, तो आप लोगों को पता है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का डेंस ज्यादा है, इधर इलेक्ट्रॉन का डेंस कम है, इधर कम है, इधर ज्यादा है। तो इस बीच में जो चार्ज डेवलप होगा ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये लोली इलेक्ट्रोनेगेटिव, जो पार्शियली पॉजिटिव और पार्शियली नेगेटिव चार्ज है, जिस कारण से पोलैरिटी होगा। तो बच्चों, आप लोग बता सकते हैं कि यहाँ पे कौन सा फोर्स काम कर रहा है। ये फोर्स का नाम है लंडन फोर्स। और नॉन पोलर में जैसे क्लोरीन के बीच में ले लीजिए, हाइड्रोजन के बीच में ले लीजिए, क्योंकि दोनों सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं। तो आप लोगों को पता है कि इलेक्ट्रॉन रेडिकल्स जो है ये फ्री रेडिकल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इनके बीच जो बॉन्ड काम करता है वो बॉन्ड का नाम है वैन डर वाल्स बॉन्ड, और इनके बीच जो बॉन्ड काम करता है उस बॉन्ड का नाम है कौन सा बॉन्ड? लंडन बॉन्ड। और ये तो आप लोगों को पता ही है, जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, वाटर की बात करूं मैं, तो ये सॉलिड आइस जो होता है, तो जिसमें आप लोगों को पता है कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, जिसमें एंगल 104.5 डिग्री का होता है। ये आप लोगों को याद रखना है कौन सा बॉन्ड होता है, क्यों पोलर है, क्यों नॉन पोलर है। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव इधर जो है सेम होता है, जिस कारण से यहाँ पर पोलैरिटी इंड्यूस नहीं होती है, क्योंकि सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव है और सेम इलेक्ट्रिकल चार्ज भी होगा, तो दोनों एक दूसरे को कट करके इसमें कोई भी आपका पोलैरिटी की वैल्यूज नहीं आएगी। यहाँ पर आप जानते हैं पोलैरिटी की वैल्यू आएगी, और ये जो है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो बच्चों, ये था हमारा मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड, जिसमें हम लोग अगर बात करें तो ये लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, क्योंकि आप लोगों को पता है बॉन्ड जब इतना वीक है तो डेफिनेटली क्या होगा, लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी।
अब आ जाइए, अगर मैं बात करूं आयनिक सॉलिड्स की, जैसे सोडियम क्लोराइड हो गया, पोटेशियम ब्रोमाइड हो गया, या फिर सोडियम ब्रोमाइड हो गया, कोई भी ऐसा कंपाउंड ले लीजिए जो क्रिस्टल आयनिक्स में कन्वर्ट होते हैं। तो आयंस में आप लोग जानते हैं कि जब भी आयंस ब्रेक करते हैं तो उसमें आयंस होते हैं, राइट। जैसे सोडियम, लेकिन जब तक ये कंपाउंड के फॉर्म में है तब तक ये जो है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं कहलाएंगे। जब इनको मॉल्टन स्टेट में ले जाओगे आप, मॉल्टन स्टेट में जैसे हम जाएंगे तो इनके आयन फ्री हो जाएंगे और ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगी। तो याद रखना है बच्चों, आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर नॉट कंडक्टिंग while forming a compound, but when they are in the molten state or when they are dissolved in the aqueous solution, they are electrical conductivity। मेटालिक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को सी ऑफ पॉजिटिव चार्ज कहा जाता है। याद रखना बच्चों, क्योंकि इनके पास पॉजिटिव चार्ज होते हैं। मैंने पहले भी बताया था, जैसे आयरन हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, इन सब के सब पॉजिटिव चार्ज के बहुत बड़े बड़े हैं, इसीलिए इनको सी ऑफ पॉजिटिव चार्ज कहा जाता है और ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है, आप लोगों को पता है। और कोवलेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की मैं बात करूं, जैसे डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, सिलिकॉन कार्बाइड हो गया, तो ये सब जो है जॉइंट मॉलिक्यूल्स इनको कहा जाता है, क्योंकि बहुत ही बड़े नेटवर्क्स के साथ ये बनते हैं, आप लोगों को पता होगा। और इनको अगर आप कंडक्टिविटी में तो ग्रेफाइट को छोड़कर बाकी सबके सब नॉन कंडक्टर होता है। मैंने एक्सप्लेन भी किया है, ग्रेफाइट 2 कंडक्टर होता है। तो ये था हमारा प्रीवियस वीडियो का टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, जिसमें आप लोगों ने देखा मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, मेटालिक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और कोवलेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। अब आ जाइए, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो है किन चीजों से बने होते हैं। तो ये आप लोगों को आशा करता हूं कि यहाँ तक सब लोग समझे होंगे कि टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्यों होते हैं, कौन कौन से बॉन्ड्स होते हैं, क्या उनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है और दोनों में डिफरेंस। तो बच्चों, अब मैं जो बताने जा रहा हूँ ये जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आखिर ये क्रिस्टल्स बने किस चीज से होते हैं। तो बच्चों, आप लोगों को पता होगा कि ये क्रिस्टल लैटिस से बने, जो भी क्रिस्टल, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ क्रिस्टल का, आप लोग ध्यान से देखना, बहुत सारे बच्चों ने इस तरह के डायग्राम्स देखे भी होंगे। ये बच्चों एक क्रिस्टल है, कोई भी कंपाउंड ले लिया, अभी मैं ये नाम फिक्स नहीं कर रहा हूँ, इसमें बता रहा हूँ कि ये क्रिस्टल है। तो इस क्रिस्टल में आप लोगों को पता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ आप लोगों को दिख रहा होगा, इस पे एड्स कहते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये एक क्रिस्टल लैटिस है, क्रिस्टल लैटिस। अब पूछ सकते हो आप लोग क्रिस्टल लैटिस किसको बोलते हैं। तो बच्चों, कोई भी क्रिस्टलाइन कंपाउंड्स को जब आप 3D शेप में अरेंज करते हो तो उसको हम लोग क्रिस्टलाइन लैटिस कहते हैं। क्रिस्टलाइन लैटिस कहने का मतलब हो गया, आपको तो पता है कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर में, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में लॉन्ग रेंज ऑर्डर होते हैं, उनके क्रिस्टल्स बार बार रिपीट करते हैं और अरेंज्ड होते हैं, आप लोगों को पता होता है। तो यहाँ पर ये कोई भी क्रिस्टल्स को जो लॉन्ग रेंज ऑर्डर में 3 डायमेंशनल स्पेस में अरेंजमेंट करते हैं उसको हम लोग क्रिस्टल लैटिस या फिर ब्रेवियस लैटिस कहते हैं। ये टोटल 14 टाइप्स के ब्रेवियस लैटिस, याद रखना बच्चों, कितने टाइप्स के हैं ब्रेवियस लैटिस या क्रिस्टल लैटिस। देयर आर 14 टाइप्स ऑफ ब्रेवियस लैटिस और क्रिस्टल लैटिस। अब यहाँ पर आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन होगा, सर ये क्रिस्टल लैटिस तो आपने कह दिया और आपने ये भी बता दिया कि कोई भी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स या जो क्रिस्टल सॉलिड्स है वो क्रिस्टलाइन लैटिस से बने होते हैं। क्रिस्टलाइन लैटिस की कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, यस। तो इसमें जितने भी एंड पॉइंट्स हैं इसको क्रिस्टलाइन पॉइंट्स या क्रिस्टलाइन साइट्स कहा जाता है। आप लोगों को कैरेक्टरिस्टिक्स में बता देता हूं बच्चों कि ये क्रिस्टल लैटिस या क्रिस्टलाइन पॉइंट या क्रिस्टलाइन साइट्स जो है, ये जितने एंड पॉइंट्स होते हैं इनको हम लोग कहते हैं क्रिस्टलाइन
क्रिस्टल लैटिस का सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है कि ये सब के सब इस एंड को क्रिस्टल साइट या क्रिस्टल पॉइंट्स कहेंगे, याद रखिए। दूसरा, ये जो भी क्रिस्टल्स बने होते हैं इसको हम लोग याद रखना है, इसका फर्स्ट पॉइंट कैरेक्टरिस्टिक्स में कि अगर हम बात करें तो क्रिस्टल साइट, किसको कहोगे क्रिस्टल साइट या क्रिस्टल पॉइंट, जितने भी एंड पॉइंट्स हैं किसी भी क्रिस्टल लैटिस में, इस एंड पॉइंट्स को क्रिस्टल साइट्स या क्रिस्टल पॉइंट्स कहा जाता है। दूसरा, जितने भी क्रिस्टल लैटिस है या तो वो एटम से बने होते हैं या फिर मॉलिक्यूल से बने होते हैं या फिर आयन से बने होते हैं। और तीसरा जो इनका मेन पॉइंट है, इनके जो क्रिस्टल साइट्स हैं वो क्रिस्टल साइट्स आर या क्रिस्टल साइट्स या एंड्स या पॉइंट्स, जो भी आप नाम दीजिए, वो जब भी जुड़ेंगे वो स्ट्रेट लाइन में जुड़ेंगे। क्रिस्टल साइट्स आर जॉइंड इन अ स्ट्रेट लाइन, जॉइंड इन अ। तो बच्चों यहाँ पर ये तीनों पॉइंट को याद रखना है आप लोग। क्रिस्टल लैटिस में ये 3 पॉइंट्स हैं हमारे पास क्रिस्टल लैटिस के। अब आ जाइए दूसरा पॉइंट जो मैंने आपको बताया है कि ये किसी न किसी एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयन से मिलकर के बनी होते हैं। तो बच्चों क्रिस्टल लैटिस का जो सबसे छोटा यूनिट होगा उसको हम लोग कहेंगे यूनिट सेल। क्या कहेंगे बच्चों? यूनिट सेल। जैसे हम लोग को पता है कि हमारी बॉडी जो है किस चीज से बनी होती है? सेल से बनी होती है। तो उसी तरह कोई भी ऑर्गन्स में एक सेल का जो पार्ट होता है, उसी तरह यहाँ पर क्रिस्टल लैटिस में एक छोटा जो सबसे छोटा पार्टिकल होगा वो यूनिट सेल है। इसके भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। यहाँ पर यूनिट सेल्स जो भी होंगे आप लोगों को पता होगा। इस पूरे में से अगर मैं एक यूनिट सेल की बात करूँ तो आप देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जो आप एक सेल देख रहे हैं, इस सेल को हम लोग यूनिट सेल के नाम से जानते हैं, क्योंकि आप लोगों को मैंने अभी जस्ट बताया कि क्रिस्टल लैटिस जो है किस चीज से बने होते हैं बच्चों? एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयन से। तो ये इनका जो एक सेल है इसको हम लोग यूनिट सेल्स कहेंगे। यूनिट सेल्स में क्या होते हैं बच्चों? यूनिट सेल में आप लोगों को पता होता है कि यूनिट सेल्स में एड्स होते हैं और एंगल्स होते हैं, राइट। और आप लोगों को पता है 3 एड्स होते हैं, कौन कौन से? ए, बी और सी, 3 एड्स, और एंगल्स अल्फा, बीटा एंड गामा। तो अब यहाँ पर आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं क्या सर सभी एंगल्स या सभी साइड्स बराबर होंगे? तो यहाँ पर मैं एक प्रॉपर्टी बता देता हूँ, ये 6 के 6 प्रॉपर्टीज में से the 3 edges may or may not be, the 3 edges may or may not be perpendicular to each other। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है बच्चों? 90 डिग्री। और एज का मतलब हो गया यहाँ पे साइड। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि एक ये एक्सिस हो गया एक्स एक्सिस, ये जेड एक्सिस और ये वाई एक्सिस। अगर मैं इस साइड का नाम ए, इस साइड का नाम बी, इस साइड का नाम सी दूं, एक्स और वाई के बीच का एंगल अल्फा, वाई और जेड के बीच का एंगल बीटा और जेड और एक्स के बीच का एंगल अल्फा। तो यहाँ पर इसीलिए मैंने कहा इसके जो 2 प्रॉपर्टीज है आप लोग को याद रखना है कि इनके जो तीनों एड्स हैं वो परपेंडिकुलर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। बच्चों देयर आर टोटल 7 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स। कितने? 7 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। अब आपके दिमाग में वापस होगा कि सर ये 7 टाइप्स किस चीज की? तो बच्चों यहाँ पर मैंने जो आपको बताया ये ब्रेवियस लैटिस जो बने होते हैं, देयर आर 14 टाइप्स ऑफ ब्रेवियस लैटिस। ब्रेवियस लैटिस के ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने बताया, जो एक एक एटम, ये एटम कितने टाइप्स के होंगे, यूनिट सेल्स कितने टाइप्स के होंगे, उस यूनिट सेल में एटम्स कितने टाइप्स के होंगे, वो सारा हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ देयर आर टोटल 7 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स। पहला यूनिट सेल का नाम है बच्चों क्यूबिक। दूसरा यूनिट सेल का नाम है टेट्रागोनल। तीसरा का नाम है ऑर्थोरोम्बिक। चौथा का नाम है रोम्बोहिड्रल। पांचवें का नाम है चौथे का नाम हेक्सागोनल। पांचवें का नाम हेक्सागोनल। पांचवें का नाम रोम्बोहिड्रल। छठे का नाम मोनोक्लिनिक और 7वें का नाम ट्राइक्लिनिक।
बच्चों इसको आप लोग याद करने के लिए इसके जो फर्स्ट लेटर्स हैं उसको आगे में लिख लीजिए, C2 हर मोनोक्लिनिक ट्रैप चेन। इस तरीके से आप 7 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स याद कर सकते हो। 7 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल जाने से पहले मैं आपको बता देता हूं, ये जो यूनिट सेल्स होते हैं बच्चों, ये जनरली इसको दो पार्ट में बांटा गया है, एक प्रिमिटिव और दूसरा जो होता है सेंटर्ड। प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है और सेंटर्ड का मतलब क्या होता है? प्रिमिटिव में जितने भी यूनिट सेल्स होंगे उनके जो एटम्स होंगे वो एंड्स पे होंगे। कहां पे होंगे बच्चों? एंड्स पे। ऐसा यूनिट सेल जिसमें एटम्स एंड्स पे होंगे, लास्ट एज पॉइंट्स पे होंगे, तो उसको हम लोग कहेंगे प्रिमिटिव यूनिट सेल्स। और सेंटर्ड जो होगा एंड्स को छोड़कर बाकी कहीं भी होगा तो वैसे यूनिट सेल को हम लोग सेंटर्ड यूनिट सेल। सेंटर्ड यूनिट सेल्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट्स में? 3 पार्ट्स में। एक बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, दूसरा फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल और तीसरा एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अब आपके दिमाग में वापस क्वेश्चन होगा कि सर ये सब क्या क्या हो गया? तो बच्चों मैं यहाँ पर आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले एक मैं यहाँ पर एक यूनिट सेल बना रहा हूँ, जिस यूनिट सेल को आप लोगों को ध्यान से देखना है, ऑटोमेटिकली आपको सारा मामला ये समझ में आ जाएगा क्या कहना चाह रहे हैं सर। जब एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स यहाँ पर एंड पे होंगे तो बच्चों उसको हम लोग क्या कहेंगे? प्रिमिटिव यूनिट सेल्स, राइट। दूसरा मैंने कहा कि अगर हमारा यूनिट सेल बीच में होगा, यहाँ पर देख लीजिए एक सेल जो मैंने यहाँ पर इस तरह से बनाया है, अगर यहाँ पर बॉडी के अंदर में है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे बच्चों? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अगर मान लीजिए हम लोग जानते हैं कि फेस पे होगा तो फेस वाला जो ये फेस है, अगर फेस पे हमारे एटम्स होंगे तो देयर आर टोटल 6 फेजेस, यू नो वेरी वेल। तो ये 6 फेजेस पे अगर होंगे तो इसको हम लोग कहेंगे फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। और अगर हम एंड सेंटर्ड की बात करें बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फेस तक बच्चे को समझ में आ जाता है और एंड सेंटर्ड नहीं समझ में आता है, तो मैं आज आप लोगों को समझाना चाह रहा हूं एंड सेंटर्ड किसको। दो फेस के बीच वाले सेल को एंड सेंटर। जैसे मान लीजिए ये एक अपर फेस हो गया, दिख रहा है आपको, और ये एक डाउन फेस हो गया, तो इसका भी इधर जाएगा, इसका भी इधर जाएगा। तो अगर आपको कोई पूछे कितने एटम्स एडजस्ट कर सकते हैं फेस सेंटर्ड में, तो फेस सेंटर्ड में, बॉडी सेंटर्ड में और एंड सेंटर्ड में अगर हम बात करें तो देयर आर मैक्सिमम 2 एटम्स। फेस सेंटर्ड में हम बात करें तो देयर आर टोटल 4 एटम्स और बॉडी सेंटर्ड में हम बात करें देयर आर 2 एटम्स। तो अभी इस सब के बारे में बातें बताऊंगा। अभी फिलहाल तुमको समझना क्या है? यूनिट सेल, प्रिमिटिव यूनिट सेल एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। प्रिमिटिव तो समझ गए आप लोग, जो एंड पे जो उनके एटम्स प्रेजेंट रहते हैं उसको हम लोग प्रिमिटिव यूनिट सेल्स कहते हैं। और सेंटर्ड में बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड और एंड सेंटर्ड। अब आ जाइए इनके बीच में रिलेशन क्या है। साइड्स के रिलेशन है और एंगल्स के रिलेशन है बच्चों। तो तुम लोगों को मैंने अभी जस्ट बताया, एच जो है किस रूप में हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया बच्चों? ए बी सी। और एंगल्स को हमने किस रूप में रिप्रेजेंट किया है? अल्फा, बीटा एंड गामा। तो पहले 3 का याद रखना क्या है बच्चों? फर्स्ट 3 कौन कौन से पहले 3 बता सकते हो आप लोग? क्यूबिक, टेट्रागोनल और ऑर्थोरोम्बिक। इस सब में आपको याद रखना है तीनों का एंगल क्या होगा बच्चों? 90 डिग्री। अल्फा, बीटा, गामा 90। ये फर्स्ट 3 का याद रख लेना है 90। कौन कौन सा? क्यूबिक, टेट्रागोनल और ऑर्थोरोम्बिक। अब इसमें साइड्स में क्या रखना है? क्यूबिक्स में तीनों के तीनों साइड क्या होंगे बच्चों? बराबर होंगे। टेट्रागोनल में क्या होगा? 2 साइड्स बराबर होगा, एक साइड बराबर नहीं। और ऑर्थोरोम्बिक में क्या होगा बच्चों? एक भी साइड बराबर नहीं होगा। समझ में आया आप लोगों को कि नहीं आया? पहले ये 3 कंसेप्ट को आप लोग देख लीजिए और इसके बाद मुझे बताइए कि आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया। तो जैसे आप लोगों ने देखा यहाँ पर कि बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड और एंड सेंटर्ड, इसमें हम लोगों ने अभी डिस्कस भी किया कि किसको कहते हैं बॉडी सेंटर्ड, किसको कहते हैं फेस सेंटर्ड और किसको कहते हैं एंड सेंटर्ड। इसमें
जो मैंने आपको एंगल्स और साइड्स के रिलेशन बताए हैं, पहला ये तीनों याद रख लेना है। अब जो दूसरा मैं चालू करूंगा, दूसरा में क्या बताना है आपको, यहाँ पर C2 हर में जब हम लोग हेक्सागोनल में आएंगे, हेक्सागोनल में जो साइड्स होंगे बच्चों, इसमें तीसरा साइड बराबर नहीं होगा। क्या होगा, तीसरा साइड तुम्हारा, तुम लोग बोलोगे सर आपने तो सब में एंगल ही बता दिया बच्चों, यहाँ पे साइड्स हैं इसीलिए ए बी सी भी लिख सकते हो, ताकि तुम जो साइड गिनते हो वो साइड भी लिख सकते हो बच्चों। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, ए बराबर बी बराबर सी, ए बराबर बी नहीं बराबर सी, ए बराबर नहीं बराबर बी नहीं बराबर सी। तो ये तीनों रिलेशन तुम लोग को स्टार्टिंग के 3 को याद रखना है। चौथा में हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल, मोनोक्लिनिक एंड ट्राइक्लिनिक। हेक्सागोनल में जैसे कि मैंने बताया तुमको कि वापस सेकंड वाला A इज इक्वल टू बी बट नॉट इक्वल टू सी, याद रखना है। क्या रखना है यार, हेक्सागोनल में A इज इक्वल टू बी बट नॉट इक्वल टू सी। रोम्बोहेड्रल में क्या याद रखना है बच्चों, वापस एक भी एंगल नहीं बराबर, A इज नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, वापस से दोहरा रहा हूँ। पहला वाला टेट्रागोनल का मैंने डाल दिया हेक्सागोनल में, और ऑर्थोरोम्बिक का मैंने कहाँ पे डाल दिया बच्चों, रोम्बोहेड्रल में। अब बच गया मेरा मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक। मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक में याद रखना है कोई भी साइड्स बराबर नहीं होंगे। क्या होगा बच्चों, कोई भी साइड्स मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक में बराबर नहीं होगा। अब एंगल का आ जाइए, तो तुम लोगों को याद क्या रखना है, बस ध्यान रखना एंगल में जैसे ही हम लोग हेक्सागोनल, पहले तो ये तीनों का एंगल याद रखना, तीनों में 90 डिग्री होंगे। अब जैसे ही हम लोग हेक्सागोनल पे आते हैं, तो हेक्सागोनल में आप लोगों को क्या याद रखना है कि दो एंगल जो है आपका 90 डिग्री और एक एंगल जो है आपका 120 डिग्री। तो दो एंगल कौन कौन से होते हुए, आप लोग अल्फा और बीटा को 90 डिग्री देना है और गामा को कितना देना है बच्चों, 120 डिग्री। तो आप लोग लिख लीजिए यहाँ पर, ये टेबल सब लोग अपने अपने नोटबुक में बना लेना। अल्फा बीटा 90 डिग्री एंड गामा इज इक्वल टू 120 डिग्री। किसके लिए, हेक्सागोनल के लिए। अगर रोम्बोहेड्रल की हम बात करें तो रोम्बोहेड्रल में एक भी 90 डिग्री नहीं होगा, मतलब परपेंडिकुलर एक दूसरे के ऊपर में नहीं होगा। याद कीजिए मैंने यूनिट सेल के समय ही कहा था, मे और मे नॉट बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। एक भी जो है 90 डिग्री के बराबर नहीं होगा। या तो ऐसे भी मतलब अगर एंगल्स की बात करो और तुम बोलो कि 90 डिग्री में नहीं है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा विच इज नॉट इक्वल टू 90। अब बच गया तुम्हारा रोम्बोहेड्रल और सॉरी मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक। मोनोक्लिनिक में क्या है, मोनोक्लिनिक में आप लोगों को याद क्या रखना है एंगल्स के बारे में, अल्फा और गामा 90 डिग्री के बराबर होंगे और बीटा 90 डिग्री के बराबर नहीं होगा। अल्फा और गामा क्या होगा बच्चों, 90 डिग्री के बराबर में होगा और गामा जो है 90 डिग्री के बराबर में नहीं होगा। लास्ट ट्राइक्लिनिक वाला आप देख लीजिए। ट्राइक्लिनिक में आप लोगों को ध्यान क्या देना है, ट्राइक्लिनिक में जितने भी एंगल्स है वो 90 डिग्री के बराबर नहीं है। तो बच्चों मैंने वही रिपीट किया जो आप लोगों ने देखा कि सारे सर जो है मतलब ऊपर जैसे जैसे दिए हुए हैं वैसे ही वैसे सर रिपीट कर रहे हैं, राइट। तो देखो तुम लोगों को याद क्या रखना, रोम्बोहेड्रल ट्राइक्लिनिक सेम बराबर, रोम्बोहेड्रल ट्राइक्लिनिक सेम, गॉट इट। मोनोक्लिनिक और हेक्सागोनल सेम, और बाकी ये तीनों का तो 90 डिग्री और एक साइड बराबर एक साइड नहीं बराबर। तो ये हमारे 7 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स हैं। इसके एग्जाम्पल्स अक्सर पूछे जाते हैं कि ये कौन सा यूनिट सेल है कौन सा यूनिट सेल नहीं है। तो आप लोगों को ध्यान में बस इतना रखना है कि कौन सा यूनिट सेल कितने एंगल्स के होंगे और किस तरह से होंगे। अब आ जाइए, आपको जब भी कोई पूछेगा कि सर ये 14 टाइप्स ऑफ आपने क्रिस्टल लैटिस बताया था वो किस तरह से होते हैं, तो बच्चों आप लोगों को क्या याद रखना है, ये 2 तरह के यूनिट सेल है। इसी 2 तरह के यूनिट सेल पर ये पूरे के पूरे जितने भी टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स है वो बेस्ड है क्रिस्टल लैटिस। क्यूबिक यूनिट सेल 3 टाइप्स के होते हैं।
क्यूबिक यूनिट सेल्स कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप्स के। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल एंड फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। याद रखना है बच्चों, क्यूबिक यूनिट सेल कितने टाइप्स के? 3 टाइप्स के हमारे पास क्यूबिक यूनिट सेल्स होंगे। पहला सिंपल, जिसको प्रिमिटिव भी कहा जाता है, प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल एंड फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। टेट्रागोनल हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं, एक प्रिमिटिव और दूसरा बॉडी सेंटर। टेट्रागोनल 2 टाइप्स के। ऑर्थोरोम्बिक 4 टाइप्स के। पूछोगे कौन कौन सा? तो प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड। तो 4 टाइप का ये हो गया, 3 टाइप का क्यूबिक सेंटर, 1 टाइप का, सॉरी 4 3 7 2 9 टेट्रागोनल 2 टाइप का, प्रिमिटिव और बॉडी सेंटर। 2 टाइप के हमारे हेक्सागोनल होते हैं, एक प्रिमिटिव और दूसरा जो है हमारा एंड सेंटर। याद रखना, हेक्सागोनल 2 टाइप के, कौन कौन से? प्रिमिटिव और एंड सेंटर। बाकी इसमें देख लो, रोम्बोहेड्रल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, ये सब एक ही टाइप के होंगे, वो हो जाएगा तुम्हारा प्रिमिटिव। तो रोम्बोहेड्रल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, ये तीनों एक टाइप के, हेक्सागोनल 2 टाइप का, कौन कौन सा? प्रिमिटिव और एंड सेंटर्ड। ऑर्थोरोम्बिक तुम्हारा 4 टाइप्स का, प्रिमिटिव जिसको हम लोग सिंपल क्यूबिक कहते हैं, उसके बाद फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड। टेट्रागोनल 2 टाइप का, प्रिमिटिव और बॉडी सेंटर। क्यूबिक जो है तुम्हारा 3 टाइप का, जो है प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड। टोटल को मिलाओगे तो तुम्हारे पास 14 टाइप्स ऑफ वेरियस लैटिस या क्रिस्टल लैटिस। तो बच्चों, ये जो मैंने आप लोगों को डिस्कस कराया अभी, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड और क्यूबिक सेंटर्ड के यूनिट सेल्स के बारे में, आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। जो चीज़ नहीं समझ में आया बच्चों, उसको ज़रूर कमेंट करो, ताकि मुझे पता चले तुम्हें क्या नहीं समझ में आ रहा है, जो नेक्स्ट लेक्चर में मैं उसको कोशिश करूँगा तुम लोगों को बनाने का। अब आ जाइए, हम लोग बात करेंगे नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन यूनिट सेल। बराबर, इसके सारे एग्जाम्पल्स अगर लिखना चाहो तो तुम लोग लिख लेना, नहीं तो जो पूछा जाता है उसको ध्यान में रखना। ये सारी चीजें, ये जानकारी आपको पूछी जाएगी। कोई पूछ सकता है आपको कि क्यूबिक यूनिट सेल में एंगल्स का क्या रिलेशन है? तीनों के तीनों आपस में परपेंडिकुलर है, ये तीनों में आपस परपेंडिकुलर, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक। बाकी में थोड़े डिफरेंसेस है, दोनों में अलग अलग। याद रखना, अल्फा बीटा 90 डिग्री, गामा 120 डिग्री। इसमें जो है एक भी 90 डिग्री नहीं, दूसरे में अल्फा बीटा 90 डिग्री, बीटा 90 डिग्री नहीं होगा, और ट्राइक्लिनिक में एक भी 90 डिग्री नहीं होगा। अब आ जाइए, ये जो आप क्यूबिक सेल देख रहे हो, इस क्यूबिक सेल में कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है? अब जो हम लोग गिनती करने जा रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। इस टॉपिक को ध्यान से सुनना, क्योंकि अगर ये मिस कर जाओगे तो समझ जाओ 2 मार्क्स का क्वेश्चन तुम लोग सॉलिड स्टेट से मिस करोगे। बराबर। तो अब नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, आप लोग लिख लीजिए, नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल। नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल। जो हमारा टॉपिक है दैट इज नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल। तो बच्चों, अब जो आप लोगों को काउंट करना है, इसको ध्यान से सुनना। जैसे अगर मान लो मैं किस तरह का पहले यूनिट सेल बना रहा हूं, उसको ध्यान से देखो, उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, अब इसमें कितने एड्स है बच्चों? 1 2 3 4 5 6 7 और ये बराबर। तो अगर तुमको कोई पूछे कि सर ये तो टोटल 8 एटम्स होगा, दिमाग में ऐसे ही क्वेश्चन आएगा। तो पहले मैं तुम लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूं, ये सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल्स। क्या है बच्चों? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल्स। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल्स में तुम लोगों को बताना है कि कितनी एटम्स के पार्ट
या कितने एटम्स के कॉर्नर लेकर के एटम्स बनाए हैं, और यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ एटम्स सिंपल क्यूबिक सेल में कितने हैं। तो तुम्हारा दिमाग में वापस क्वेश्चन अराइज होगा कि सर इसमें तो फिर क्या कैसे बताओगे सर, आप मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, ऐसे ही बोलोगे ना बच्चे, चिंता। अब जैसे तुम्हारे पास ये एक एटम, क्या ये दूसरा एटम तुम्हारे पास ये, बराबर, तीसरा एटम तुम्हारे पास ये, चौथा एटम तुम्हारे पास ये, बराबर। यहां पे देखो ये तुम्हारा एक स्क्वायर। अब तुम लोग मुझे बताओ स्क्वायर में कितना परसेंटेज एक एटम का गया है। 1/4 परसेंटेज हम कह सकते हैं, मतलब 25% गया है कि नहीं गया बच्चों। दूसरा, इस स्क्वायर के एक बार हम लोग क्या बना रहे हैं, क्यूब बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं बच्चों, स्क्वायर को हम लोग क्यूब बना रहे हैं। तो अब मुझे बताओ इसका कितना परसेंटेज हुआ, इस यूनिट सेल का ये एक एटम का कितना पार्ट यहाँ पे है। यहाँ पे तुमने अंदर वाला जो स्क्वायर था उसका 4 एटम्स, अब ये जो 4 साइड और डेवलप हुआ है बच्चों, ये वाला देख लो तुम लोग। इसको मैं दूसरे पेन से बना देता हूं ताकि तुम लोगों को पता चले कि सर जो बताना चाह रहे हैं वो क्या बताना चाह रहे हैं। पहले तो तुम लोग ये साइड्स को रिप्रेजेंट कर लो, ये स्क्वायर है, और स्क्वायर के बाद वाला जो हमारा दूसरा स्क्वायर जो था एक ये स्क्वायर दिख रहा है तुमको, ये जिसने हम लोगों को एक क्यूबिक बनाया। तो यहाँ पर भी होगा, एक ये सेल होगा, दूसरा जो है तुम्हारा ये सेल होगा, तीसरा जो है तुम्हारा ये सेल होगा। ये एटम्स बना रहा बच्चा, सेल नहीं बना रहा। तो अब तुम लोग मुझे बताओ कि यहाँ पर एक एज पर कितने एटम्स ऑक्यूपाई। ये हमारा सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, SCC, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, अदरवाइज सेकेंड नेम इज प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल। ओके, तो बच्चों यहाँ पर तुम लोगों को पता है, जैसे मैंने बताया था, एक जो एटम था उसका स्क्वायर ने 1/4 पोर्शन किया था, लेकिन जब क्यूब बनाए तो उसका भी आया तो 1/8 पोर्शंस एक कॉर्नर पर ऑक्यूपाई। कितना पोर्शन, 1/8 पोर्शन एक कॉर्नर पर ऑक्यूपाई। तो टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर हम लोग काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 कॉर्नर है हमारे पास, और 8 कॉर्नर पर 1/8 करके। सो नंबर ऑफ एटम्स इन सिंपल क्यूबिक सेंटर्ड क्यूब में जो है हमारा नंबर ऑफ atoms in simple cubic center, that is 1/8 into 8 which is equal to 1. 1 atom हमारा SCC। कैसे होगा मैंने तुम लोगों को बताया, ये एज पे प्रेजेंट नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट ऑन द एज, और ये प्रिमिटिव्स का मतलब भी मैंने तुम लोगों को स्टार्टिंग में बताया था। प्रिमिटिव क्यूबिक सेल्स का मतलब होता है नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट एट द एज ऑफ द क्यूब या एज ऑफ द यूनिट सेल। ये यूनिट सेल है प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल्स में एंड्स पे प्रेजेंट होते हैं एटम्स, और कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे तो बच्चों टोटल को मिला करके हमारे पास 1 एटम। ये किसका है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। अब आ जाओ तुम्हारा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, BCC के नाम से उसको जाना जाता है, शॉर्टकट हम लोग आजकल ज्यादा यूज करते हैं। तो अब तुम लोग मुझे बताओ बॉडी सेंटर, ये तो हमारा एज के हो गए। बॉडी सेंटर्ड में क्या होगा, तुम लोगों का अक्सर दिमाग में क्वेश्चन आता होगा कि सर बॉडी सेंटर्ड का मतलब क्या होगा। सबसे पहले ये बता दूं, बॉडी सेंटर्ड का मतलब हुआ बच्चों कि ऑलरेडी एक क्यूब, तो तुमको पता है क्यूब जो बनते हैं वो एटम से ही मिलकर के बनते होंगे, ये भी आप लोगों को पता होगा, राइट। तो यहां पर
एज पे तो रहेंगे ही रहेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ये एज पे। अब यहां पर तुम्हारा एक एटम, ये बॉडी के सेंटर में, इसीलिए इसको BCC कहा जाता है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अब बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में तुम लोगों को पता है कि एक एटम जो है हमारा पास, एक एटम कहां पे होगा बच्चों, बॉडी सेंटर्ड में होगा, और बाकी एटम्स जो है हमारे कॉर्नर्स पर, तुम लोगों को पता ही है, अभी जस्ट हमने निकाला नंबर ऑफ एटम्स एट द एज कितने होंगे, नंबर ऑफ एटम्स एट द एज, नंबर ऑफ एटम्स एट द एज कितने होंगे बच्चों, जल्दी बताओ, 8 into 1/8 that is equal to 1, and number of atoms on the body, number of atoms at the body center, BODY, body centered, बॉडी सेंटर में एक, तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे बच्चों, 1 + 1 which is equal to 2। तो आप लोगों को याद क्या रखना है, सिंपल क्यूबिक सेल में हमारा नंबर ऑफ एटम्स 1, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल में नंबर ऑफ एटम्स 2। अब आ जाओ फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल किसको कहते हैं बच्चों, तुम लोगों को याद होगा, फेस का मतलब क्या होता है, कोई भी क्यूबिक सेल हो या फिर रेक्टेंगुलर शेल हो तो उसमें क्यूबिक का मतलब क्या होता है और फेस का मतलब क्या होता है, इतना तो याद होगा तुम लोगों को, राइट। अब देखो इसके पास 6 फेस है, फेस नंबर 1 पीछे वाला जो दीवार है वो, आगे वाला दीवार 2, दाहिने वाला 3, बाएं वाला 4, ऊपर वाला 5 और नीचे वाला 6। जैसे एक मकान में हम लोग देखना कि सीलिंग जो ऊपर में होता है, अगर उसको 1 काउंट करो, नीचे जिस पे हम लोग चलते हैं 2 और 4 दीवार है हमारे पास, टोटल 6 फेस है। और 6 फेस में जब भी हम एटम्स को डालेंगे तो एटम्स का 50% पार्ट आउटसाइड होगा और 50% पार्ट इनसाइड होगा। कहने का मतलब जैसे समझ जाओ कि ये अगर मान लो हमारा एक स्क्वायर है, तो स्क्वायर में अगर हम एक एटम्स डालेंगे, जस्ट सपोज करो ये एक एटम, बराबर, तो इस एटम का 50% पार्ट दीवार के उस साइड और 50% पार्ट दीवार के इस साइड। तो टोटल नंबर ऑफ फेस कितने हैं बच्चों, 6 है। और तुम लोगों को पता है कि हर एक फेस पे एक एक एटम का आधा होगा और बाकी एज तो हमारे पास वही है, सेम टू सेम 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर FCC के लिए अगर हम लोग निकालें फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल्स के लिए, तो नंबर ऑफ एटम एट एज, नंबर ऑफ एटम्स एट एज, एज के कितने हो जाएंगे बच्चों, नंबर ऑफ एटम्स एट एज हम लोगों को पता है, नंबर ऑफ एटम्स एट एज 8 into 1/8 which is equal to 1, and number of atoms at face, number of atoms at faces, तो हमारे पास टोटल कितने फेस हैं, 6, और कितना एटम्स 1/2 which is equal to 3। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे बच्चों, टोटल नंबर ऑफ एटम्स 3 + 1 which is equal to 4। बहुत बच्चे का डाउट रहता है कि फेस सेंटर में सर 4 कैसे हो गया, तो बच्चों आप लोगों का डाउट क्लियर हो जाना चाहिए कि अगर हम बात करें SCC का, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एटम्स 1, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल नंबर ऑफ एटम्स 2, एंड फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल टोटल नंबर ऑफ एटम्स 4। तो बच्चों आप लोगों ने सीखा क्या, टोटल नंबर ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल। तो बच्चों हम लोगों ने अभी ये जो पढ़ा है ये बहुत ही यूजफुल थिंग है, और इसी के अकॉर्डिंगली जो आगे जो होगा उसमें हम लोगों को निकालना पड़ेगा इन सब का रेडियस कैसे होगा। तो बच्चों मैं तुम लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, तुम लोग सर्कल तो जानते हो, सर्कल में सेंटर होता है और सेंटर से जो सर्कमफ्रेंस को टच करता है उसको क्या कहते हैं बच्चों, रेडियस कहते हैं। और 2 रेडियस को हम लोग क्या बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं, बोलते हैं नहीं बोलते हैं, डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड, सर्कल चैप्टर 10th स्टैंडर्ड में पढ़े होंगे। तो यहाँ पर जब भी हम निकालेंगे बच्चों, तो जैसे अगर मैं बात करूं तुम लोगों को कि अगर बॉडी सेंटर या फिर सिंपल क्यूबिक सेल या फिर अदर जो भी हम बात करेंगे, तो यहाँ पर
इस कॉर्नर से लेकर के इस कॉर्नर तक जितने भी नंबर ऑफ एटम्स हैं उसमें कितना रेडियस होगा, ये रेडियस हम लोगों को बताएगा इस क्यूब का साइड क्या है। एज फॉर एग्जांपल जस्ट सपोज करो बच्चों, मैं तुम लोगों को बॉडी सेंटर्ड की बात बता रहा हूं, तो बॉडी सेंटर्ड में कैसे होगा वो देख लो, ध्यान से देख लो। आशा करता हूं तुम लोगों को ये रेड पेन वाला दिख रहा होगा, नहीं दिखे तो मुझे बताना कमेंट करके। तो यहां पर तुम लोगों को पता है कि इस बॉडी के अंदर में एक हमारा यूनिट सेल है, राइट, और दूसरा जो है यहाँ पर इस एज पे है, तीसरा जो है हमारा इस एज पे है, क्योंकि हम लोग जो साइड्स निकाल रहे हैं ये वाला साइड जो है ये एक साइड होगा हमारा स्क्वायर का। तो इसमें तुम लोगों को क्या लग रहा है कितने साइड कवर हुए हैं, तो अगर तुम इसका रेडियस निकालोगे तो यहाँ पर तुम लोग सबसे पहले बड़ा वाला जो हमारा है उसमें 2r, इसका 1r और इसका 1r, तो टोटल जो है अगर हम बात करें साइड्स इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल वो 4r हो जाएगा। इसका डिस्कस हम लोग लेटर ऑन करेंगे, अभी फिलहाल जो तुम लोगों को ये समझना था, इस चीज में मैं विश्वास रखता हूँ तुम लोगों को। एक बच्चे का डाउट था कि सर आप ये सारा चीज तो पढ़ा दी, अब मुझे एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल किसको कहते हैं और उसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे। तो बच्चों मैं तुम लोगों को एक क्लियर कर देना चाहता हूँ कि एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में, एंड सेंटर्ड पहले किसको कहते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंड सेंटर्ड। एंड सेंटर्ड का मतलब होता है दो फेस के बीच में एक एटम, देखो जैसे ये सीलिंग है तुम्हारा और ये एक दीवार है, इस दोनों को अगर कोई कवर करेगा, देखो यहाँ पर ध्यान रखना बच्चों, ये एंड सेंटर्ड वाला बहुत लोगों को डाउट रह जाता है और बहुत लोग पूछते भी है कि सर ये एंड सेंटर्ड में कितने नंबर होंगे। तो सबसे पहले तुम लोगों को ध्यान क्या रखना है, ये तुम्हारा एक फेस हो गया, ये फेस जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं उसको ध्यान से देखना, और दूसरा जो तुम्हारा फेस है ये फेस, इस दोनों फेस को समझ जाओ कि ये एक एटम है जो कवर कर रहा है। दो फेस के बीच में जो एटम होते हैं उसको एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल कहते हैं। तो इस दो फेस को ये एटम कवर करेगा, करेगा या नहीं करेगा बच्चों, यस और नो, करेगा। अब मुझे बताओ क्या ये वाला जो नीचे वाला पीछे वाला जो बैक साइड है क्या उसको और इसको भी नहीं कवर कर लेगा ये एटम, डेफिनेटली करेगा। तो ये बैक साइड वाला मैं बना रहा हूं इस तरीके से, देखो ये बैक साइड वाला भी कवर हो गया, सीलिंग भी कवर हो गया और ये वॉल भी कवर, तो इसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे 1। अब आ जाओ दूसरा, ये ग्राउंड फ्लोर हो गया तुम्हारा और ये फ्रंट फ्लोर हो गया, तो ग्राउंड फ्लोर और फ्रंट फ्लोर के लिए एक एटम्स हो जाएंगे, और ये जो राइट से राइट वाला दीवार है ये और फ्रंट फ्लोर इसके लिए भी यही एटम काम करेगा। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल इज 1 + 1 दैट इज इक्वल टू। तो बच्चों तुम लोगों को बस सिंपल से याद रखना, SCC में नंबर ऑफ एटम्स 1, BCC में नंबर ऑफ एटम्स 2, FCC में नंबर ऑफ एटम्स 4, एंड सेंटर्ड में नंबर ऑफ एटम्स 2। ये वाला चार्ट को अक्सर याद रखना, IIT JEE और नीट में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आशा करता हूं इतना तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करेंगे नंबर ऑफ एटम्स या कोऑर्डिनेशन नंबर, जिसको क्लोज पैकेजिंग इन 1 यूनिट सेल। क्लोज पैकेजिंग किसको कहते हैं बच्चों, जब भी हम कोई भी एटम्स को अरेंज करते हैं तो अरेंज करते समय जो सजाते हैं क्लोज करके पैक जो करते हैं उसमें कितने नंबर ऑफ एटम, देखना तुम लोग कभी शादी विवाह में गया होगा तो बिग जी में जो हम लोग का रसगुल्ला नीचे में रहता है, तो रसगुल्ले को जो सजाया जाता है तो बिग जी के पैकेट के ऊपर में जितना लेंथ और ब्रेथ होता है उसमें देखना रसगुल्ला रसगुल्ले से टच होता है, राइट। तो अगर एक लाइन में रसगुल्ला है, दूसरे लाइन में गुलाब जामुन, तीसरे लाइन में कुछ बर्फी वगैरह, फिर काजू कतरी है, अलग अलग टाइप्स की अगर मिठाई है, तो हम लोग कह सकते हैं कि सिर्फ अगर एक ही लाइन रहता तो उसको कहेंगे 1 डायमेंशन, 2 लाइन रहेगा x एक्सिस और y एक्सिस तो हम लोग कहेंगे उसको 2 डायमेंशनल, 3 लाइन में रहेगा 3 डायमेंशनल। अभी फिलहाल हम लोग कहेंगे क्लोज्ड पैकेजिंग। क्लोज पैकेजिंग में सबसे पहले तुम लोगों को ध्यान क्या रखना है, नंबर ऑफ एटम्स। क्लोज पैकेजिंग में हम लोगों को कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है।
कोऑर्डिनेशन नंबर की वैल्यू कितनी है। तुम लोगों को पता है 1D 2D और 3D होता है। अब तो बहुत सारे डी आ गए, लेकिन जनरली यही डी है जिसको 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल। जैसे मैंने तुमको बताया कि अगर 1 डायमेंशनल में नंबर ऑफ एटम्स इस तरीके से रखे हुए हैं, एक एक्सिस, कोई भी एक्सिस इसको मान लो, तो एक एटम, 1 एटम जो है कितने एटम के साथ अटैच है। ये एटम अगर है हमारा AA टाइप एटम है, तो ये 1A जो है एक इस A के साथ अटैच है, दूसरा इस A के साथ अटैच है। तो 1 डायमेंशनल में हम लोग कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा बच्चों, 2, क्योंकि एक एटम आजू बाजू 2 एटम से अटैच है। अब आ जाओ 2 डायमेंशनल। तो 2 डायमेंशनल में बच्चों क्या होता है पता है, 2 डायमेंशनल में एक सिमिलर टाइप होता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। देखो ये 2 डायमेंशनल हो गया कि एक हमारा हॉरिजेंटल और दूसरा हमारा वर्टिकल। 2 डायमेंशनल में 2 टाइप्स के होंगे, एक तो सेम टू सेम एकदम जैसा, ऊपर नीचे आगे पीछे सब। तो अगर मैं पूछूं कि ये एटम जो सबके सब AA टाइप्स एटम है, ये एटम कितने एटम के साथ अटैच है, तो तुम लोगों का जवाब फिर बोलोगे सर बहुत सारे एटम के साथ अटैच है। नहीं बच्चों, देखो आजू बाजू ऊपर नीचे। फिर बोलोगे सर ये वाले एटम्स तो नहीं, ये वाले एटम्स अटैच नहीं है बच्चों। जो इनके साथ अटैच है वो है ये 1 2 3 4। तो इसको अगर तुम ड्रॉ करोगे तो तुम लोगों को एक काइट का या रोम्बस का स्ट्रक्चर मिलेगा। तो 2 डायमेंशनल में 2 टाइप्स के होंगे। सबसे पहले तो ये तुम्हारा AA टाइप, मतलब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तीनों एक्सिस में अगर देखो ऐसे तो 2 डायमेंशनल में 2 ही होगा, लेकिन लाइन अगर 3 है 4 है तो सब में अगर तुम देख लो AA टाइप, एक जैसा ही अरेंजमेंट है। तो इसको हम लोग कहते हैं लीनियर, 2 डायमेंशनल लीनियर रिप्रेजेंटेशन। तो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा हो जाएगा 2। लेकिन अगर हम स्टैगर्ड फॉर्म में, स्टैगर्ड फॉर्म जानते हो, स्टैगर्ड फॉर्म का मतलब हो गया AB टाइप। AB का मतलब देखो एक तो तुम्हारा ऐसा लाइन रहेगा 1 2 3 4 5 6। अब एक यहाँ से स्टार्ट होगा, दूसरा यहाँ पर, इस दोनों के बीच बीच में जहाँ पे वो था उस दोनों के बीच में, और फिर इन दोनों के बीच में। बात समझ रहे हो बच्चों? इसको कहा जाता है स्टैगर्ड फॉर्म। क्या कहा जाता है बच्चों? स्टैगर्ड फॉर्म। तो इस स्टैगर्ड फॉर्म में अगर हम बात करें, इसमें जो है तुम्हारे AB टाइप मॉलिक्यूल्स है। कौन से टाइप मॉलिक्यूल है बच्चों? AB टाइप मॉलिक्यूल्स, मतलब एक अलग, दूसरा अलग, दूसरा अलग, फिर पहला, इस तरीके से। तो अगर तुम यहां पर बात करो, अगर मान लो ये A एटम है, AB टाइप मॉलिक्यूल्स है जो स्टैगर्ड फॉर्म में है, तो इसमें देखो 1 2 3 4 5 6, तो ये कुछ हेक्सागोनल टाइप का स्ट्रक्चर बना है। तो यहाँ पर ये तुम्हारा 2 डायमेंशनल AA टाइप में जो है 4 हो जाएगा, और AB टाइप में हेक्सागोनल में 6 हो जाएगा। तो बच्चों कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब हो गया ये जो क्लोज्ड पैक्ड होते हैं कितने एटम्स के साथ अटैच हो। तुम लोगों ने कोऑर्डिनेशन नंबर बार बार सुना होगा, FeCN6 याद है, हेक्सा साइनोफेरेट 2 आयन, किसी को याद है FeCN6 4-। तो यहाँ पर आयरन जो है 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है यहाँ पर, क्योंकि आयरन 6 साइनाइड एटम्स के साथ अटैच है। उसी तरीके से यहाँ पर भी मैं बोलूंगा, ये जो सेंटर्ड है, ये जो A टाइप मैंने दिया है बीच में जिसको सेंटर बनाया है, वो कितने एटम्स के साथ अटैच है वही बताना था। तो 1D में मैंने तुम लोगों को बताया टोटल नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर 2। 2D में जो है कोऑर्डिनेशन नंबर हमारे पास 2 तरह के हो गए, AA टाइप में जो है हमारे पास 4 और स्टैगर्ड फॉर्म में 6। अब आ जाओ 3 डायमेंशनल में। तो 3 डायमेंशनल में क्या होता है बच्चों? बॉल के ऊपर बॉल होते हैं। तो 2 तरह का यहाँ पर होता है, टेट्रागोनल और ऑक्टाहेड्रल। टेट्रागोनल और ऑक्टाहेड्रल। तो जनरली अगर मैं बात करूं तो तुम लोगों को पता होगा, इस चारों के ऊपर अगर मान लो 1 2 3 4, तो इस तरीके से अगर हम क्यूब बनाते हैं, पहले समझ जाओ, ये एक स्क्वायर है और ये स्क्वायर को हमने कन्वर्ट किया क्यूब में, बराबर बच्चों? तो यहाँ पर देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8,
तो यहाँ पर जो एक एटम जो अटैच होगा तो पूछेगा तुमको कि वन एटम कितने एटम से अटैच है। तो यहाँ पर बच्चों टेट्राहेड्रल में, टेट्रागोनल में 4, ऑक्टाहेड्रल में 6। तो यहाँ पर 3 डायमेंशनल को भी रिप्रेजेंट करना है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर हमने सीखा, क्लोज्ड पैकेजिंग कोऑर्डिनेशन नंबर, इसके बारे में डिटेल में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल तुम लोगों को जो भी चीज पढ़े उसका नोट्स बना लो। नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा हम लोग इसके बेसिस पर थोड़ा न्यूमेरिकल रिलेटेड क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे ताकि हम लोगों को कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ओके बच्चों, आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। That's all for today. Thank you very much. Don't forget to like and subscribe the channel. Share this video with your friends so they can be also benefited. Thank you. Have a great day. Bye bye and take care.